दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी स्टडी पॉइंट 7 में। मैं हूं आपका मेंटर समीर और आज हम इंडियन ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू सीरीज का थर्ड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस देखेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चंस जो कि इस लेक्चर में मैंने इंक्लूड किए हैं वो यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, एनटीपीएससी, बैंक, रेलवे जैसे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो कृपया इस लेक्चर को स्किप ना करें, पूरा देखें। और मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि आपको इस लेक्चर से कुछ ना कुछ नया सीखने को या नए क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि जो चैनल सब्सक्राइब की बटन दिख रही है इसे क्लिक कर दीजिए। आपको मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस को ढूंढने में बहुत आसानी होगी और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मेरे चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो इसके नोटिफिकेशन आप तक स्वतः पहुंच जाएंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फ्रांस के अधीन नहीं रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रांस? आपके ऑप्शंस हैं चंदरनगोर, कराईकल, गोवा, यनम। आपको इसका आंसर करने के लिए 10 सेकंड दिए जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो है गोवा, क्योंकि गोवा पोर्तुगीज के कंट्रोल में था और बाकी के जो एरियाज हैं वो फ्रांस के कंट्रोल में थे। तो आइए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एरिया वाइज इज। आपके ऑप्शंस हैं लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव। इसका आंसर है लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद बना है। इससे पहले अंडमान निकोबार हमारे देश का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हमारे 8 यूनियन टेरिटरी है उसको अगर हम एरिया वाइज अरेंज करते हैं फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो किस प्रकार आएगा, ये मैंने स्लाइड में इंक्लूड कर दिया है और इस पर आप एक नज़र डाल सकते हैं। इसमें हमारा सबसे बड़ा जो यूनियन टेरिटरी है वो है लद्दाख, जिसका एरिया 59,146 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, उसके बाद आता है अंडमान निकोबार, जो कि जम्मू कश्मीर के पार्टीशन के पहले सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। उसके बाद आता है दिल्ली, फिर आता है दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, उसके बाद आता है पुडुचेरी, उसके बाद आता है चंडीगढ़ एंड लास्ट में है लक्षद्वीप, जो कि हमारे इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य इनमें से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं गोवा, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये जो जीके के पॉइंट्स हैं ये बहुत से एग्जाम्स के लिए यूजफुल हैं, तो कृपया इनको ध्यान से पढ़िए। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है गोवा। गोवा हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे छोटा क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन एरिया इज। आपके ऑप्शंस हैं दमन दीव, लक्षद्वीप, यनम, माहे। अगर आपने पहले के क्वेश्चंस पे ध्यान दिया होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया है। तो जो इसका आंसर है वो है लक्षद्वीप, जिसका एरिया तकरीबन 36 स्क्वायर किलोमीटर है। हमारा आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लार्जेस्ट लैंड एरिया? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। 2000 के पहले मध्य प्रदेश, जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था एमपी से, तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट था, बट अभी जो है वो राजस्थान है। तो इसका जो आंसर है वो है राजस्थान। आइए आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका भाग था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज मेनली पार्ट ऑफ, मतलब कॉन्टिनेंट है उनके प्रेजेंट एग्जिस्टेंस की बात करूं, हाँ, तो आपके ऑप्शन है पेंजिया, गोंडवानालैंड, लॉरेशिया और पैंथालसा। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से बन जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है गोंडवानालैंड। अभी गोंडवानालैंड क्या होता है, पेंजिया क्या होता है, हम आने वाले स्लाइड्स में इसके आंसर देखेंगे। देखिए, मैंने ये चीज स्लाइड में इंक्लूड कर दी है कि जो कॉन्टिनेंट या हमारी जो अर्थ आज जिस शेप में है ऐसी हमेशा नहीं थी। ये पहले कैसी थी, उसके कुछ टाइम बाद कैसी हुई और प्रेजेंट फॉर्म में कैसी है,
ये सारी चीजें स्लाइड्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा। तकरीबन 225 मिलियन ईयर्स अगो पूरा एक जो लैंडमास था वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसे हम पैंजिया कहते हैं। उसके बाद आता है ट्राइएसिक एज, जो कि 200 मिलियन ईयर्स अगो था। उस वक्त जो लैंड मास था वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू होता है, और ये जो इसमें आप टेथिस सी देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां पे प्रेजेंटली हिमालयन माउंटेन रेंज पाई जाती है। फिर आता है हमारा द मोस्ट फेमस 150 मिलियन ईयर्स अगो जुरासिक एज, जिसमें डायनासोर पाए जाते हैं। उसके बाद जो लैंड मासेस हैं वो अपने कुछ हद तक प्रेजेंट फॉर्म में आना शुरू होते हैं। अच्छा, आपको मुझे ये बताना है कि डायनासोर जिस एज में थे उसे हम जुरासिक कहते हैं। आपको ये बताना है कि डायनासोर किस एज में विलुप्त हुए। उसके बाद आता है क्रिटेशियस एज, जो कि तकरीबन 65 मिलियन ईयर्स अगो था। और आप देख सकते हैं इसमें कि आज का जो प्रेजेंट फॉर्म है ये यहीं से डेराइव होना शुरू होता है। और उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट डे। आज जो भी लैंड मासेस हैं ये इसी फॉर्म में तब से अभी तक हैं। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित पर्वतों का दक्षिण से उत्तर का सही क्रम बताइए। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ऑफ फॉलोइंग माउंटेन। साउथ टू नॉर्थ जाना है, मतलब कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ। आपके ऑप्शंस हैं डोडा बेटा, कैलाश, धौलागिरी, विंध्याचल। डोडा बेटा, विंध्याचल, धौलागिरी, कैलाश। धौलागिरी, कैलाश, डोडा बेटा, विंध्याचल। और लास्ट है धौलागिरी, विंध्याचल, डोडा बेटा, कैलाश। अगर आपने माउंटेन रेंजेस करा है, इंडिया की ज्योग्राफी से आप वाकिफ हैं, तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है डोडा बेटा, विंध्याचल, धौलागिरी, कैलाश। डोडा बेटा जो कि साउथ में है, विंध्याचल हमारे सेंट्रल इंडिया में है, धौलागिरी नॉर्दर्न पार्ट में है, और कैलाश जो है वो एक्सट्रीम नॉर्थ में है। ये सारी चीजें जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और जब हम इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स देखेंगे तो ये सारी माउंटेन रेंजेस का एक्सप्लेनेशन विद डायग्रामेटिक व्यू मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? हरियाणा गॉट द स्टेटहुड ऑन, आपके ऑप्शंस हैं 1 अक्टूबर 1966, 1 नवंबर 1966, 1 दिसंबर 1966 और 1 जनवरी 1960। अब मैंने ये अक्टूबर नवंबर को इंग्लिश में नहीं लिखा है क्योंकि मेरे ख्याल से आप सब इतने समझदार हैं कि इसको हिंदी इंग्लिश में लिखने जैसी जरूरत नहीं होती है। तो थोड़ा सा सोचिए, अगर आपने इंडिया का रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा इसका जवाब क्या है। इसका आंसर है 1 नवंबर 1966। जितने भी स्टेट्स अभी तक हमारे इंडिया में बने हैं वो कब बने हैं, उनकी डेट्स पे एक निगाह डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मैंने सारे स्टेट जितने भी हैं इंडिया के उन सब की डेट्स दी हुई है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्रा से अलग होकर बना, सिक्किम 16 मई 1975 में बना, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, केरल 1 नवंबर 1956, यूपी 26 जनवरी 1950, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश was the first state to be formed on language basis और linguistic basis, मतलब भाषा के आधार पर भारत में बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। आपको याद होगा पोटी श्री रामलुलु, जिन्होंने मतलब हंगर स्ट्राइक के बाद अपनी जान दे दी थी इसी टॉपिक के ऊपर कि उन्हें एक आंध्रा स्पीकिंग लोगों का एक अलग स्टेट चाहिए था। उसके बाद ही रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई जाती है और आंध्र प्रदेश एग्जिस्टेंस में आता है। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, मेघालय 21 जनवरी 1972, बिहार 1 अप्रैल 1936, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। इसके बाद आता है झारखंड जो कि 15 नवंबर 2000 को बना, गोवा 30 मई 1987 को आया, तमिलनाडु 26 जनवरी 1950, वेस्ट बंगाल 1 नवंबर 1956, राजस्थान 1 नवंबर 1956, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मणिपुर 21 जनवरी 1972, असम 15 अगस्त 1947, गुजरात 1 मई 1960। बॉम्बे स्टेट को बाइफरकेट करके गुजरात और महाराष्ट्र 2 स्टेट बनाए गए थे और दोनों 1 मई 1960 को बनाए गए थे। कर्नाटक 1 नवंबर 1956, पंजाब 1 नवंबर 1956।
उड़ीसा 1 अप्रैल 1936, मिजोरम 20 फरवरी 1987, महाराष्ट्र 1 मई 1960 एंड मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956। आपको डेट्स याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जिस भी स्टेट से हैं तो उस स्टेट की पीएससी या उस स्टेट के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शैल समूह भारत का सबसे प्राचीन शैल समूह है? विच अमंग द फॉलोइंग सिस्टम कंटेन्स द ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन ऑफ इंडिया? अरावली, आर्कियन, कुड़प्पा या विंध्य समूह? अगर आपने रॉक फॉर्मेशन पढ़ा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर बता देता हूं मैं। इसका आंसर आर्कियन सिस्टम। आर्कियन सिस्टम ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन सिस्टम है। अब ये किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं ये भी बताता हूं मैं आपको। एज बेसिस पे सबसे जो ओल्डेस्ट है वो होता है आर्कियन, उसके बाद आता है धारवाड़, फिर आता है कुड़प्पा, फिर आता है विंध्य सिस्टम, उसके बाद आता है गोंडवाना सिस्टम, टर्सरी सिस्टम, डेक्कन ट्रैप। और हमारे इंडिया का जो मैक्सिमम कोल है वो किस रॉक सिस्टम में पाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है गोंडवाना सिस्टम में। और ये जो धारवाड़ और कुड़प्पा ये नाम आप देख रहे हैं ये एक्चुअली 2 स्टेट्स में है। धारवाड़ एक स्टेट में है, कुड़प्पा एक स्टेट में है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि धारवाड़ किस राज्य में आता है और कुड़प्पा किस राज्य में आता है। आइए अपने 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? अच्छा, पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि पाताल तोड़ कुएं होते क्या हैं? आर्टेशियन वेल्स आर फाउंड इन विच रीजन ऑफ उत्तराखंड? आपके ऑप्शंस हैं भाबर, तराई, शिवालिक रेंज या नन ऑफ द अबव। अगर आपको भाबर, तराई, शिवालिक ये सब नहीं पता है तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं ज्योग्राफी की सीरीज लेके आ रहा हूँ, उसमें मैं ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहले तो अगर आपको ये नहीं पता कि आर्टेशियन वेल या पाताल तोड़ कुएं होते क्या हैं तो वो पढ़िए। इसका जो आंसर है वह है तराई। अच्छा, आइए अब मैं आपको समझाता हूँ आर्टेशियन वेल होते क्या है। एक्चुअली आपने देखा बारिश होती है तो बारिश से जो वाटर होता है वो सीपेज होकर अर्थ में चला जाता है, मतलब पृथ्वी के अंदर चला जाता है, और वो कहीं ना कहीं तो एक्यूमुलेट होगा, मतलब कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा। जिस जगह वो इकट्ठा हो रहा है वो अर्थ की सरफेस से बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, और ग्राउंड सरफेस और उस अर्थ जहां वो एक्यूमुलेट हो रहा है उसके बीच की जो अर्थ सरफेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो वो अपने आप ही धरती पे आ जाता है। तो वो पानी जो इकट्ठा रहता है वो अपने आप बिना किसी मैकेनिकल सपोर्ट के वो धरती पे आ जाता है, मतलब धरती पे निकलने लगता है। उसे हम आर्टेशियन वेल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। Artesian well is water well that does not require a pump to bring water to the surface। मतलब किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती उस पानी को धरती की सतह पे आने के लिए। सिंपल, वो आर्टेशियन वेल या पाताल तोड़ कुएं होते हैं। आइए आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। मैच द फॉलोइंग। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा लैंडफॉर्म किस एज में बना है। आपके जो ऑप्शंस हैं वो है डेक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट, अरावली, नर्मदा ताप्ती, एलुवियल डिपॉजिट। और जो सेकंड कॉलम के ऑप्शंस हैं आपके सेनोजोइक एरा, प्री कैम्ब्रियन, क्रिटेशियस, कैम्ब्रियन और प्लीस्टोसीन। थोड़ा सा सोचिए फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। अच्छा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सेनोजोइक क्या होता है, प्री कैम्ब्रियन क्या होता है, क्रिटेशियस क्या होता है, कैम्ब्रियन क्या है, प्लीस्टोसीन क्या है। इसका आंसर है बी मींस ए, डेक्कन ट्रैप कब बना? क्रिटेशियस काल में बना। बी, पश्चिमी घाट कब बना? प्लीस्टोसीन एरा में बना। अरावली रेंज कब बनी? सबसे पुरानी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कैम्ब्रियन काल में ही बनी है, क्योंकि कैम्ब्रियन सबसे पुराने एरा में आते हैं। उसके बाद नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप, एलुवियल डिपॉजिट, ये प्लीस्टोसीन, मतलब अत्यंत नूतन सबसे नया लैंडमार्क फॉर्मेशन है ये। आज का हमारा 12th क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ये क्वेश्चन एक बार एमपीपीएससी में या मेरे ख्याल से यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है कि सही क्रम को चुनिए, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस। आपको बताना कि इसमें कौन सा सबसे पुराना या सबसे पहले आता है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़े से सबसे छोटा, या सबसे पहले से सबसे बाद,
इयॉन, एरा, पीरियड, इपोक। ऑप्शन तो सब वही हैं, आपको सही तरीके से इसको अरेंज करना है। तो इसका आंसर है ए, मतलब पहले इयॉन आता है, फिर एरा आता है, फिर पीरियड आता है, फिर इपोक आता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है। इयॉन, मैंने अभी आपको आर्कियन की बात करी थी, कैम्ब्रियन की बात करी थी, तो आर्कियन एक इयॉन है और जो प्री कैम्ब्रियन है वो एक एरा है। उसके बाद पीरियड आते हैं, टर्शरी, क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक, ये सब पीरियड में होते हैं। और फिर जो हमने अभी देखा था नर्मदा जलोढ़ निक्षेप कब बना था, ये प्लीस्टोसीन में बना था। प्लीस्टोसीन क्या है, एक इपोक है, तो ये याद रखना है आपको। आइए आगे चलते हैं। केरल का कुट्टनाड प्रसिद्ध है। कुट्टनाड रीजन ऑफ केरला इज नोन फॉर, मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, प्रवाल द्वीप के लिए, अटॉल। अच्छा, आपसे पूछा जाए अटॉल क्या है तो क्या जवाब दोगे आप? मीन्स व्हाट इज अटॉल, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अटॉल होता क्या है बेसिकली। और भारत के सबसे पश्चिम बिंदु के लिए किस चीज के लिए फेमस है केरल का कुट्टानाड? तो इसका जो आंसर है वो है लोएस्ट एलिवेटेड पॉइंट ऑफ इंडिया, मतलब सबसे निचला क्षेत्र है भारत का। केरल का कुट्टानाड भारत का सबसे निचले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की नवीनतम श्रेणी है, यंगेस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज। आपके ऑप्शंस हैं शिवालिक, मध्य हिमालय, वृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय। अब अगर आपने हिमालय का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो आप इन चीजों से फेमिलियर नहीं होंगे। ये मध्य हिमालय क्या है, वृहत हिमालय क्या है, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये सब किन चिड़ियों का नाम है? तो ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कराऊंगा। अभी हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं तो इसलिए क्वेश्चन और उसके आंसर करेंगे सिर्फ। तो जो नवीनतम श्रेणी है हमारे हिमालय की वो है शिवालिक रेंज। आइए आगे चलते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम चुनिए। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग माउंटेन रेंज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब असम से गुजरात की ओर इनको अरेंज करना है आपको। आपके ऑप्शंस है लद्दाख, जंस्कार, काराकोरम, पीर पंजाल। जंस्कार, काराकोरम, पीर पंजाल, लद्दाख। काराकोरम, पीर पंजाल, लद्दाख, जंस्कार एंड लास्टली काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार और पीर पंजाल। अगर आपने एनसीईआरटी भी करी है तो भी आप इसका जवाब दे देंगे। इसका आंसर है काराकोरम सबसे ईस्ट में है, मतलब चाइना की तरफ, फिर लद्दाख आता है, फिर जस्कर रेंज है, उसके बाद पीर पंजाल है। वृहत हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? द ग्रेटर हिमालय इज आल्सो कॉल्ड एज असम हिमालय, शिवालिक, हिमाद्री या सह्याद्री। सोचिए थोड़ा सा कि हम ग्रेटर हिमालय को और किस नाम से कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है हिमाद्री। आइए आगे चलते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कौन सी श्रेणी कहाँ है, मतलब कौन सी रेंज कहाँ है। सबसे पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जस्कर है, उसके बाद पीर पंजाल है। यहाँ कुछ आती है पीर पंजाल, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पीर पंजाल है। आइए आगे चलते हैं। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, लेसर हिमालय लोकेटेड बिटवीन ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय के, शिवालिक और महान हिमालय के, ट्रांस हिमालय और शिवालिक के, शिवालिक और बाय हिमालय के। किसके बीच में लोकेटेड है लघु हिमालय? अगर आपने हिमालय का क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो आपको ये पता होगा, पर नहीं पता है तो मैं हूं इसका आंसर बताने के लिए आपको। तो जो इसका आंसर है वो है शिवालिक एंड ग्रेटर हिमालय। तो आंसर है बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमालय की प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? ओल्डेस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज। आपके ऑप्शंस है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, सह्याद्री। मतलब फॉर्मेशन के टाइम सबसे पहले कौन सी रेंज बनी होगी? इसका आंसर है ए, हिमाद्री। लंबवत घाटियां जिन्हें दून कहा जाता है, निम्न में से किसके बीच पाई जाती है? मतलब दून घाटियां जो होती हैं जैसे देहरादून, कोटली दून, ये सब किसके बीच में मिलती हैं या किस जगह पे मिलती है? लॉन्गिट्यूडनल वैली नोन एज दून्स आर फाउंड बिटवीन। आपके ऑप्शन है निम्न हिमालय और शिवालिक, वृहत हिमालय और निम्न हिमालय, वृहत हिमालय और शिवालिक, पीर पंजाल और धौलाधार। किसके बीच में मिलती होंगे? ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपको किसी एग्जाम का बेस बनाना है, अच्छे से बनाना है, तो आपको एनसीईआरटी रटी होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको पढ़ी होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए आपको।
इसका आंसर है हिमाचल और शिवालिक के बीच में। कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस श्रृंखला में पाई जाती हैं? कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली आर फाउंड इन हिमाचल रेंज, हिमाद्री रेंज, शिवालिक रेंज या महाभारत रेंज। मैं इसलिए फिर बोल रहा हूं आपसे कि आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है अच्छे से। इसका आंसर है हिमाचल रेंज। आकृतिक भिन्नता के आधार पर भारत के उत्तरी मैदान को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर वेरिएशंस, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। तो इसका जो आंसर है वह है 4। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया है कि वो किस पेज पे है और किस क्लास में है। आप जाके एनसीईआरटी से देख सकते हैं, क्लासिफिकेशंस बताया हुआ है। आइए चलते हैं अपने 22nd क्वेश्चन की तरफ। शिवालिक की ढाल पर तथा उसके समान 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को कहा जाता है। A narrow belt of pebbles of 8 to 16 kilometer wide lying parallel to slopes of Shivalik is known as भाबर, तराई, भांगर, खादर। क्या बोला जाता है उसे? इसका आंसर है भाबर। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाबर क्या है, तराई क्या है, भांगर, खादर, ये सारी चीजें मैं आपको जब ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ाऊंगा तो जरूर एक्सप्लेन करूंगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज यंगेस्ट? आपके ऑप्शन है विंध्य, कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना। सबसे यंग माउंटेन रेंज कौन सी है? आपका आंसर है गोंडवाना। ये वही गोंडवाना रेंज है जिसमें भारत का अधिकतम कोयला पाया जाता है। आइए आगे चलते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर निम्नलिखित पर्वत शिखरों का सही क्रम ज्ञात कीजिए। फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आपके ऑप्शन है एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। आपका आंसर है बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ये सही ऑर्डर है। आइए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई पश्चिमी हिमालय में होता है। द वैल्यू ऑफ ट्री लाइन इन वेस्टर्न हिमालय एज कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालय इज अधिक, कम, वैसा ही, नन ऑफ द अबव। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्री लाइन क्या होता है। पहले इसका आंसर बता दूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। तो बी इज द राइट ऑप्शन। तो आइए देखते हैं ट्री लाइन क्या होता है। ट्री लाइन इज द एज ऑफ द हैबिटेट एट विच ट्रीज आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग। मतलब किसी भी हैबिटेट की वो लाइन जहां पे पेड़ पौधे या वनस्पति को ग्रो होने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। इट इज फाउंड एट हाई एलिवेशन एंड हाई एल्टीट्यूड। बियॉन्ड द ट्री लाइन trees cannot tolerate the environmental condition, usually cold temperature, है ना, and are unable to grow. हैबिटेट की वो लाइन जिसके ऊपर या जिसके आगे जाने पे वनस्पति को ग्रो होने में समस्या का सामना करना पड़ता है, उसे हम ट्री लाइन कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मैं मिलता हूं आपसे इंडियन ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू सीरीज के 4th लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।